हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका केवी एजुकेशन पर। और ये हूं मैं, और एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। अब देखिए भाई, ये जो नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं, कहां अवेलेबल हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट भी पिन करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो, चैप्टर का नाम ही है इकोसिस्टम, तो जाहिर सी बात है अपने को पता होना चाहिए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। तो भाई इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक जगह है ना, ये एक जंगल का एरिया है या एक जंगल है, यहां पर एक जानवर रह रहा है। अब जाहिर सी बात है वहां मिट्टी भी है, लाइट भी है, पानी भी है, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट कर रहा है उस जगह पे, उसी को इकोसिस्टम बोल दिया जाता है। अब इकोसिस्टम जमीन पे टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, और क्या मैनमेड कृत्रिम भी हो सकता है, एक्वेटिक पानी में भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल जमीन पे होगा, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। मैनमेड जो आदमी ने बनाया है, कृत्रिम है, क्रॉपफील्ड हो गया, एक्वारियम होगा, एक्वेटिक पानी वाले पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर, वेटलैंड हो गए। यहां तक कुछ भी याद करने जैसा था ही नहीं असल में, ठीक है। अब देखो, ये है पूरा चैप्टर का लेखा जोखा कि इनपुट देखना है अपने को, फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फिर आउटपुट देखना है ना। यही चीजें, कुछ भी याद मत करो, यही चीजें हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज आती है स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, यहां से एक फॉरेस्ट से एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये हर्ब थी एंड ग्रास थी, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे है, घास है छोटी छोटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? ये अपनी श्रब है। अब ये श्रब क्या है? थोड़ी थोड़ी बड़ी झाड़ियां आ गई। और ट्री मतलब ये तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो ट्री की हाइट मैं बोल दूं कि इतनी ज्यादा है, श्रब की इतनी है, और घास की इतनी सी है। तो ये एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। अब ये भाई इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है, इनको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही अपने को पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो लास्ट का जो टॉपिक था वो अपनी एनसीईआरटी से सिलेबस से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब देखो, एक पॉन्ड की मदद से समझते हैं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। देखो, पॉन्ड के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब जो जिंदा नहीं है। एबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है, और बायोटिक मतलब जो जिंदा है, ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट में पॉन्ड में क्या क्या आ सकता है? पानी आएगा और सोल आएगी। और जो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है किसमें घुले हुए हैं? पानी में घुले हुए हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। सोयल मिट्टी कहां पे है? बॉटम में है, तली में है, इसमें भी कुछ सोचने वाला नहीं है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे एक तो ऑटोट्रोफिक, जो खाना बनाएंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे। एक है हेट्रोट्रोफिक आ जाएंगे, मतलब जो ऑटोट्रोफिक से खाना लेंगे, ठीक है। अब देखो, ऑटोट्रोफिक कोई प्लांट होगा, हेट्रोट्रोफिक कोई एनिमल होगा। अब प्लांट की भी एक दिन डेथ हो जाएगी, हेट्रोट्रोफिक इसकी भी एक दिन डेथ हो जाएगी। इनको डीकंपोज कौन करेगा? डीकंपोजर्स करेंगे, जिसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई की बात हम कर रहे होंगे, और बॉटम पे कुछ फ्लैजिलेट्स की बात करेंगे। वही चीजें यहां पे है, सनलाइट आई, ऑटोट्रोफिक पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया। ये खाना किसने खा लिया? फिर हेट्रोट्रोफिक, है ना। खाना अपने लिए बनाया था, उन्होंने अपने लिए यूज कर लिया, बट जो बच गया, जो हम पेड़ पौधों से तो खाते हैं, कोई भी जो हर्बीवोर है वो पेड़ पौधों से तो एनर्जी लेगा, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक ने यहां से खाना ले लिया, ठीक है। अब हेट्रोट्रोफिक की एक दिन डेथ हो जाएगी, ऑटोट्रोफिक की भी एक दिन डेथ होगी, तो अल्टीमेटली डीकंपोजर डीकंपोजिशन करेंगे। तो ये डीकंपोजर डीकंपोजिशन करके करते क्या है? मिनरल्स को रिलीज कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देंगे। अब ये न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो है ये अगेन किसके लिए अवेलेबल हैं? पेड़ पौधों के लिए, है ना, मिट्टी में अवेलेबल है, जहां से यूज करके ये आगे अपना, है ना, पूरा लाइफ साइकिल चलाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहां पर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। देखो, पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस करके जो भी चीजें बनाई, वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई, ठीक है। अब पेड़ पौधों ने आपके लिए तो बनाई नहीं थी, उन्होंने तो अपने लिए बनाई थी, तो वो अपने लिए जो यूज कर लेंगे पेड़ पौधे, वो रेस्पिरेटरी लॉस में आ गए, ये प्लांट ने यूज कर ली। अब कोई हिरण है, वो उस पेड़ पौधे को खाने आता है, उसको क्या मिलेगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। अब हिरण ने अपने लिए यूज कर ली, ये हो गई, और आगे शेर अगर हिरण को खाता है, उसके लिए कितनी बची? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसके लिए बच गई। वही बातें यहां पे लिखी गई हैं कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस में से प्लांट ने जो यूज कर ली वो हटा दो तो नेट बन जाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब आगे जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना है, इजीली समझ में आ गया। अब ये कुछ डाटा है, ये अपने को याद करना पड़ेगा कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, कि वॉल बायोस्फीयर की बात करें तो 170 बिलियन टन, और ओशियन की बात करें तो 55 बिलियन टन। अब यहां पर मजेदार बात क्या है कि ओशियन पूरी दुनिया का, पूरे ग्लोब का एरिया कितना ले रहे हैं? 70%, और उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी सी है ना, और टोटल इतनी है। अब देख लो कितने परसेंटेज है, एरिया कितना परसेंट है उसका, ये बात यहां पे बताई गई है। अब एक फर्क है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, कुछ नहीं है इसमें, याद करने जैसा कुछ नहीं है। देखो, आपका भाई ये 100 गज का प्लॉट था। अब इस 100 गज के प्लॉट में आपने कितने किलो, मान लो, भिंडी उगाई, कितने किलो भिंडी उगाई, ये हो गई आपकी प्रोडक्शन हो गई। अब मैं बोलूं, इस 100 गज के प्लॉट में एक साल के अंदर आपने कितने किलो भिंडी उगाई, मतलब टाइम का रिलेशन आ गया, वो प्रोडक्टिविटी आ गई, ठीक है। और खाली कितना वेट उगाया, वो प्रोडक्शन आ गई। ये फर्क होता है बस, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो, डीकंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। डीकंपोजिशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, है ना। यही है डीकंपोजिशन। अब देखो, डीकंपोजिशन के ये एनसीईआरटी के स्टेप्स हैं।
अब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं कुछ इस तरीके से आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन के हिसाब से आपको चीजें याद रहें। फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है। कैसे चीजों को पहचानना है कि एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट उठा के एग्जाम में आ गई तो कैसे पहचानना है। देखो, फ्रेगमेंटेशन, चीजों को फ्रेगमेंट में तोड़ दिया गया है कि जो डेट्राइटस है, कोई भी पेड़ पौधा एनिमल जो मर के गिर गया था, उसको फ्रेगमेंट यानी स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ दिया गया, कुछ भी याद नहीं किया। यह पॉइंट आपको याद आ जाएगा। ठीक है, लीचिंग का पॉइंट आपको कैसे याद रखना है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। देखो, आपको किसी भी लाइन में यह दिख जाए ना कि गो डाउन इनटू द सॉइल, नीचे सॉइल में चला गया, अनअवेलेबल सॉल्ट, ये थोड़ा वर्ड याद रखना क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। अब जैसे कैटाबॉलिज्म है तो मैं ये बोल रहा हूं कि जहां भी बैक्टीरिया, फंजाई, इनका एक्शन की बात हो जाए ना, कि बैक्टीरियल फंजाई इनके एंजाइम है, इनके एक्शन की बात हो जाए, वही कैटाबॉलिज्म है। बैक्टीरिया फंजाई जहां दिख जाए वो कैटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमी वर्ड कहां से आया, ह्यूमस से। तो जिस भी स्टेप में ह्यूमस का लेना देना है वो ह्यूमिफिकेशन है। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस है और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट है। मिनरलाइजेशन, नाम में आ रहा है मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल्स का रिलीज हो गया है, मतलब ये ह्यूमस था, इसकी फर्दर डिग्रेडेशन हो गई और रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब एक बात आगे भी आएगी पर यही मैं आपको बता देता हूं, बैक्टीरिया और फंजाई करते क्या है, मान लीजिए इस चीज को इनको डिग्रेड करना है तो बैक्टीरिया फंजाई करेंगे क्या, इन अपने एंजाइम जो होते हैं इसके ऊपर रिलीज कर देंगे, तो वो डिग्रेडेशन होगी तो क्या है भाई, आपके न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाएंगे और न्यूट्रिएंट फिर आगे सोइल में मिल जाएंगे जो प्लांट के लिए अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब डीकंपोजिशन का रेट देखा जाए कि कब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, कल अब अनफेवरेबल है। देखो, अगर डेट्राइटिस रिच है लिग्निन काइटिन, अब देखो ये टफ स्ट्रक्चर है, तो टफ स्ट्रक्चर है तो इनको डीकंपोज करने में भी दिक्कत आएगी तो स्लोवर हो जाएगा। और लो टेम्परेचर है, ठंड है, एनारोबिक ऑक्सीजन की कमी है तो भी डीकंपोजिशन स्लोवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर अच्छा खासा है, वार्म कंडीशन है, मॉइस्ट कंडीशन है, एरोबिक ऑक्सीजन अच्छी खासी है तो ये फेवरेबल कंडीशन है, डीकंपोजिशन फास्टर हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है लाइक शुगर, तो उनका भी डीकंपोजिशन तेज होगा। ठीक है, इनका तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि काइटिन, लिग्निन, ऐसा लग रहा है थोड़ी टफ स्ट्रक्चर है तो डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा। ये भाई आपका डीकंपोजिशन का एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कुछ भी याद करने का है ही नहीं असल में। प्रोड्यूसर कौन होंगे, ग्रीन प्लांट, है ना, जाहिर सी बात है, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रोफ, अपना खाना खुद बनाएंगे, ग्रीन प्लांट होते हैं। इनको कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी बोल दिया जाता है। कन्वर्टर मतलब ये कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, सोलर एनर्जी को, जाहिर सी बात है सनलाइट का यूज करते हैं, किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो मेजर ऑटोट्रोफ होते हैं। कंज्यूमर की बात करें मोस्टली एनिमल आ जाएंगे कि भाई इससे खाना लेंगे, है ना, मोस्टली एनिमल्स आएंगे, है ना। मान लीजिए प्रोड्यूसर पेड़ पौधे हैं, हिरण ने किसको खा लिया, पेड़ पौधे के। हिरण को कौन खा लेगा, मान लो हाइना लकड़बग्गे ने खा लिया, उसको शेर खा लेगा। तो कंज्यूमर में तो लगभग सारे एनिमल्स ही अपने आ रहे हैं। डीकंपोजर हम देख ही चुके हैं, बैक्टीरिया फंजाई मेनली होते हैं और क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करके, मैंने बोला था आपको, है ना, जो एंजाइम रिलीज करके डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, एंजाइम रिलीज करके ये अब्सॉर्ब करने को, इसको ऑस्मोट्रोफी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही है। ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक जगह है। जगह कैसे है, देखो मान लीजिए ये एक जगह है, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हो गया, और इनको नाम दे देते हैं T1, T2, T3, T4। अब चीजें क्या चल रही हैं, देखो T1 से T2 पे जाएंगे, फिर T3 पे जाएंगे, T4 पे जाएंगे, और इसी को एक तरीके से हम फूड चेन बोल दिया करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये पेड़ पौधे हैं, अब पेड़ पौधे को किसने खाया, मान लीजिए यहां पे हिरण है, हिरण ने खा लिया। अब इसको कौन खाएगा, मान लीजिए लकड़बग्गे ने इसको खा लिया, लकड़बग्गे को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये टॉप वाला हो गया अपना, वही चीजें लिखी गई हैं। ये प्रोड्यूसर है जैसे कि प्लांट हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, हर्बीवोर। हर्बीवोर देखो, हर्ब मतलब प्लांट को जो खाएंगे, फिर प्राइमरी कार्निवोर जिसने उसको खा लिया, फिर सेकेंडरी कार्निवोर, है ना, ये कंज्यूमर। सेकेंडरी प्राइमरी में तो कंफ्यूजन नहीं हो रही ना आपको, देखो ये प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, कुछ भी तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहां पे वही चीजें लिखी गई हैं भाई, प्रोड्यूसर क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं। यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन कहां से बनेंगे, देखो ये मान लेते हैं, मैं इसको फूड चेन का नाम दे रहा हूं कि यहां पे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे को हिरण ने खाया, हिरण को लकड़बग्गे ने खाया और इसको शेर ने खा लिया। तो फ्लो कैसे चल रहा है, यूनी डायरेक्शनल चल रहा है ना, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अब पेड़ पौधे हिरण को तो नहीं खा सकते, है ना, अब शेर को लकड़बग्गे तो नहीं खा सकते, तो फ्लो यूनी डायरेक्शनल चल रहा है, यूनी डायरेक्शनल। पहली बात ये हो गई फूड चेन की। दूसरी बात है, देखो यहां पर मान लेते हैं हजार एनर्जी थी, तो उसकी 10% आगे जाएगी, कितनी, 100 जाएगी, फिर उसकी 10% आगे जाएगी, 10 जाएगी, उसकी 10% आगे जाएगी, 1
फेंक जाएगी। मतलब 10% का रूल है, 10%, 10%, 10%, ये रूल है। ठीक है, अब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि अगर यहां 1000 थी तो 10% के हिसाब से यहां तो एक रह जाएगी, और यहां 100 थी, तो जितनी छोटी चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जितनी लंबी चेन होती चलाएगी, लास्ट में देखो एक ही बच गया था, तो जितनी छोटी चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। और यही फूड चेन के बारे में बातें लिखी गई है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, यूनिडायरेक्शनल हमने देख लिया, और क्या है शॉर्टर फूड चेन होगी, ग्रेटर एनर्जी होगी। 10% का रूल हमने देख लिया, और क्या है डीकंपोजर इसमें इंक्लूड नहीं होते। मतलब कहने का बात यह है, जो हम बोल रहे थे ना शेर, लकड़बग्गा, हिरण, प्लांट, इसमें डीकंपोजर बैक्टीरिया, फंजाई को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब फूड वेब क्या होता है? वेब का मतलब होता है जाल। अब ये एक फूड चेन है, 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 तो बहुत सारी फूड चेन ने मिलकर एक जाल बना दिया है, जिसको फूड वेब बोल दिया जाता है। कि बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड हो तो उसको फूड वेब बोल दिया जाता है। तो क्या बोलते हैं कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये जाल होगा उतनी ही ज्यादा ये स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, उतना ही ज्यादा परमानेंट वो फूड वेब होगी। ठीक है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा परमानेंट और स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो एक है स्टैंडिंग क्रॉप, एक है स्टैंडिंग स्टेट। तो इसको याद कैसे रखना है? देखो यहां पे आ रहा है वर्ड क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होती है? अपनी खेती तो होती है। ठीक है, तो खेती में हम बात कैसे करते हैं कि भाई आपके मान लीजिए 10 किले आपकी जमीन है, तो गेहूं हुए, चावल हुए, तो गेहूं चावल में कभी आप ये नॉर्मल किसानों को बात करते हुए सुनते हो कि न्यूट्रिएंट कितने हैं, है ना? वो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि कितने किलो चावल हुए, कितने क्विंटल हुए, कितने टन हुए। तो लिविंग मटेरियल की बात कर रहे हैं कि कितने किलो हुए। ठीक है, ये बात वो कर रहे हैं, है ना? स्टैंडिंग स्टेट, है ना? ऐसे करो कि कोई बाइक है आपके पास, मैं सेकंड हैंड बाइक खरीद रहा हूं आपसे, ठीक है, तो मैं देखूंगा ना वो अच्छी स्टेट में है या बुरी स्टेट में है, तो यहां पर थोड़ी क्वालिटी की बात हो रही है ना? स्टेट से याद आ जाएगा कि कैसी स्टेट में वो चीजें हैं, कि क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी मतलब न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड में कुछ नहीं है, देखो पहले ट्रिक बता देता हूं, सारे ही अपराइट हैं, सारे ही अपराइट मतलब सीधे हैं। देखो नीचे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है। बस एक याद रखना, इन्वर्टेड पिरामिड कौन सा है? पिरामिड ऑफ बायोमास किसका? अपने एक्वाटिक इकोसिस्टम का। ये थोड़ा इन्वर्टेड आ रहा है अपना जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन वाला, बाकी सारे सीधे हैं, अपराइट हैं। ठीक है, किस किस का पिरामिड है? देखो पिरामिड ऑफ नंबर है। अब देखो पिरामिड ऑफ नंबर, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होंगे, फिर उससे कम हिरण होंगे, उससे कम लकड़बग्गे हाइना होंगे, उससे कम शेर होंगे। जाहिर सी बात है, आपने ये एग्जांपल चिड़ियाघर में भी देखा होगा कि भाई हिरण तो बहुत सारे होते हैं चिड़ियाघर में, पर शेर गिने चुने होते हैं, है ना? अब पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर आप बायोमास देखने लग जाओ तो प्लांट्स का बायोमास कितना ज्यादा होता है, फिर उससे कम, है ना, हिरण, फिर वो इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, और ये अपना जू प्लांक्टन फाइटोप्लांक्टन वाला हो गया, इन्वर्टेड जो अकेला होगा, और ये अपना एनर्जी वाला आ गया, वही 10% वाला रूल है। यहां 10,000 जूल थी, उसकी 10% आगे जाएगी, कम ही होती जाएगी, फिर उसकी 10%, फिर उसकी 10%, है ना? जाहिर सी बात है कम ही होती जाएगी, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमने निपटा दिया। थैंक यू, धन्यवाद।